नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी के एग्जाम में अब महज चंद दिन बच गए हैं। लगभग 24-25 दिन और बच गए हैं। 24-25 दिन भी नहीं, 24 से तो एग्जाम ही शुरू हो जाएगा और ये हम 1 तारीख को बात कर ही रहे हैं। यानी कि टोटल अब 23 दिन बच गया। इस 23 दिन में एक दिन और आप काट दीजिए, आपकी हड़बड़ी में कटेगी। वो रात आपकी संशय की रात होगी। उस रात को आप कुछ कर नहीं पाएंगे, भाग दौड़ में बिताएंगे, सेंटर पर भागना होगा आपको। यानी कि टोटल आपके पास 20 से 22 दिन बचे हुए हैं। अब इस 20-22 दिन में अब आपके अपने तैयारी को धार भी देना है और साथ ही ये भी देखना है कि आपने अब तक कितना पढ़ा है, वो कहाँ कहाँ के लूफल्स आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं एक थोड़ा बड़ा टेस्ट जो मैंने अभी पहले लिया था उससे थोड़ा सा बड़ा टेस्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें 60 सवाल है। उस 60 सवालों में आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। मैंने कुछ कैटेगरीज बांट रखी हैं। जैसे अगर आप 35 प्लस सवालों का जवाब सही देते हैं तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप एक्सीलेंट कैटेगरी में हैं। मतलब जिसका 35 प्लस मार्क्स आ रहा है वो एक्सीलेंट है, उसे परेशान नहीं होना है। परेशान का मतलब उसे घमंड में नहीं आना है, उसका अभ्यास जारी रखना है, घमंड में बस नहीं आना है। घमंड में आओगे डूब जाओगे। तुम नौकरी के करीब हो, तुम अगर घमंड में आए तो गए बेटा, समझ लो। तो आपको घमंड बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में जो 30 से 34 के बीच में आएगा वो भी बेटर स्थिति में है। बस उसको अपने धार को, अपने हथियार को पिजाते रहना है, मतलब उस पर शान चढ़ाते रहना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है और उसे भी घमंड में नहीं आना है। हाँ, लेकिन अभ्यास की भी आपको और जरूरत है। आप ठीक स्थिति में है, आपको भी चिंता नहीं करनी है। मतलब 35 प्लस वालों को भी चिंता नहीं करनी है और 30 से 34 वालों को भी चिंता नहीं करनी है। अब है इसमें 25 से 29 वाले। जो 25 से 29 वाले लोग हैं उनको अभ्यास की जरूरत है। अभी आप सेफ स्कोर में नहीं पहुंचे हैं, बॉर्डर पे आप खड़े हैं बिल्कुल। मतलब आप थोड़ा और दम लगाएंगे ना तो आप उस पार चले जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करनी है और उस पार जाने की हर संभव कोशिश करनी है। मैंने पेपर को ना बेहद आसान बनाया है ना बेहद टफ बनाया है, मॉडरेट बनाया है। और पेपर ऐसे ही बनते हैं हमेशा बीपीएससी के, कभी वो ना बहुत टफ बना देगा ना बहुत आसान बना देगा। पिछली बार वाला पेपर मैंने जानबूझ के थोड़े आसान बनाए थे कि आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो। हालांकि उसमें भी कईयों के नंबर कम आए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, मैं उम्मीद के साथ हूं कि उनके नंबर, उनके मार्क्स बढ़ेंगे और वो जल्द बढ़ेंगे। वो थोड़ा मेहनत करेंगे और अपने मार्क्स को बढ़ाएंगे। उसके बाद एक कैटेगरी है 20 से 24 वालों के। 20 से 24 वाले थोड़े दिक्कत में हैं ये, लेकिन अभ्यास इनको अभी लेकर के जाएगा वहां तक। अगर ये अगले 20 दिन ईमानदारी से रहेंगे तो ये सीधे स्विच करेंगे मतलब 35 तक। और इनको करना कुछ नहीं है, बस इनको मास्टर वीडियो देखने हैं, थ्योरी के भी और साथ में प्रैक्टिस के भी। जिन जिन के मैं प्रैक्टिस के नहीं दिया मैं बता दूं उनको। प्रैक्टिस वाला मैं अभी ज्योग्राफी का दूंगा, प्रैक्टिस वाला अभी मैं मिडाइवल का दूंगा और प्रैक्टिस वाला मैं एंशिएंट का दूंगा। और एक प्रैक्टिस वाला जिसमें थोड़ा थ्योरी भी होगा थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम से भी रिलेटेड होगा। और जल्द ही मैं कल या परसों से ही मैं रोज आपका एक कंप्लीट टेस्ट लूंगा। शाम को, रात को, वो दृष्टि से लूं या एडिटोरियल से लूं, दोनों से लूंगा मैं एक एक टेस्ट। मतलब अभी 1-2-3 दिन तो मैं एक एक लूंगा, बाद में मैं सुबह शाम 2 टेस्ट लूंगा। आपको दोनों टेस्ट देने हैं और अभ्यास करने हैं और उस पर खूब विस्तार से बात करेंगे, उसके ऑप्शनों को तोड़ तोड़ के बात करेंगे। आपको बहुत मजा आएगा। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आपने अब तक कोई टेस्ट पेपर नहीं खरीदा है 5 ऑप्शन वाले तो आप निश्चिंत रहिए, मैंने खरीद लिया है। मैं उसे पढ़ाऊंगा आपको। 2-2 टेस्ट दोनों पेपर से मैं दूंगा, निश्चिंत रहिए। आइए तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। तो मैं तो शुरू कर रहा हूं, लेकिन आप तब तक लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? मतलब देशांतर जो है भारत का, पूर्वी देशांतर से जो पश्चिमी देशांतर भारत का, दोनों तो पूर्वी ही कहते हैं, इसके बीच में कितने का गैप है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 6ठा प्रश्न है। ऑप्शन है असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 7वां, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील, मतलब सबसे बड़ी झील जो मीठे पानी की है, ये लोकटक झील, ये किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सॉरी, बिहार में, क्या हो गया मुझे, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है कौन? मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 4, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक मतलब दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है कैलीमेयर पॉइंट, केप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? दोनों की जैसे प्रश्न होगा क्या? अच्छा, ये मुख्य भूमि का पूछा गया है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? केप कैमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सफेद, हरा रंग, गहरा केसरिया रंग, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, अगला मीरा कुमार, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा, गोमती, गंगा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार का प्रमंडल मतलब बिहार में कितने प्रमंडल है? 7, 8, 9, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार का राजकीय वृक्ष है बेल, पीपल, आम, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना, सारण, कोसी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893, 1895, 1897, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष एनी बेसेंट भारत आई थी? एनी बेसेंट गलत लिखा हुआ, एनी बेसेंट है ये, भारत आई थी 1893, 1895, 1897, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? बैसाखी, छठ, पोंगल, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, गोवा, हिमाचल प्रदेश, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली, देहरादून, लखनऊ, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? 711, 714, 712, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल माना जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये चित्रकला है, ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है, ऊपर वाला वास्तुकला था। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175, 1172, 1182, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? 1748, 1757, 1761, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 17, 19, 22, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, चुनाव आयोग से, इनमें से एक से अधिक से, इनमें से कोई नहीं। कुरान का पहला अध्याय क्या है? अल फतिहा, अल फतह, अल हिज्र, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, औरंगजेब, अकबर, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर आईएमटी का मतलब होता है
इंडियन मिन टाइम, मतलब भारत का मानक मध्याह्न रेखा, इसका मतलब है। आप ऐसे कि मानक मध्याह्न रेखा भारत का गुजरती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? रिपन, डलहौजी, बेंटिंग, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? हथकरघा, सीमेंट, अखबारी कागज, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? राजगीर, कुंडग्राम, पावापुरी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरपालिका से, पंचायती राज से, दल बदल कानून से, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है लखनऊ, कलकत्ता, बंबई, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। पूना समझौता किसके बीच हुआ था, जो कि 1932 में हुआ था? नेहरू और अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर, मालवीय और अंबेडकर, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र बाबू, सी राजगोपालाचारी, ए कृपलानी, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। भारत में सबसे पहली तार कब शुरू हुई थी? 1848, 53, 75, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? 1917, 1912, 1919, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। और आज का आखिरी प्रश्न है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम क्या काम करता है? जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो एसिड का वाहन, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अब आपको ईमानदारी पूर्वक अपनी उत्तर मिलानी है। अपना उत्तर एक तरफ लिखना है, अब हम जो उत्तर बताएंगे उसको एक तरफ लिखना है, और ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना हुआ। इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और मुझे किन किन क्षेत्र में अभी मेहनत करनी है। इसमें मैंने एक विज्ञान के क्वेश्चन रखे हैं, बाकी कुछ ज्योग्राफी के हैं, कुछ मध्यकालीन भारत के हैं, कुछ बिहार से भी हैं, बिहार स्पेशल भी हैं, कुछ आधुनिक भारत भी हैं, और कुछ पॉलिटी से भी हैं। मतलब इन चीज़ों से मैंने पूरे प्रश्न मिला करके घोल करके रखे हैं। अब आप ये तय करेंगे कि कैसा होगा। और हाँ, जो अब मैं टेस्ट देने वाला हूँ, मतलब जो मैं टेस्ट 120 नंबर वाला जो टेस्ट लेकर के आऊँगा, उस टेस्ट में आपको देखना है। वो देखने से आपका दुगना क्षमता बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ये प्रश्न है तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं बता ही दूंगा, और उसके बाद मैं इन चारों ऑप्शनों पर भी बात करूंगा। तो ये 3 गुना, मतलब 3 ऑप्शन तो इसके काम के हैं ना, तो इस तरह से इसके 3 गुने ऑप्शन में वृद्धि होगी और आपका विस्तार बढ़ेगा। और मैं इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बता दूंगा, और इन्हीं से एग्जाम में पूछे जाने हैं। दूसरी बात, वो SSCRT पर आधारित टेस्ट है। मजे की बात यही है कि अगर आपने SCRT नहीं पढ़ा है ना, तो उस पर आधारित टेस्ट है, वो टेस्ट आप जरूर दीजिए, उसमें SCRT की सारी बात हो जाएगी। तो चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं, कहां से कितना होता है। आइए पहला सवाल देखते हैं, उसका आंसर कह रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। मतलब 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार गठन हो गया था। इस दिन से आधिकारिक गठन हो गया था। हम बंगाल से अलग हुए थे, फिर हम में से, मतलब बिहार से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बंगाल अलग हुआ, बंगाल कह रहे, उड़ीसा अलग हुआ, और उड़ीसा के बाद में फिर हमसे 2000 ईस्वी में हमसे झारखंड अलग हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए, पर हेक्टेयर के हिसाब से, तो उसमें पंजाब आता है। अभी सर्वाधिक उत्पादन के राज्य में उत्तर प्रदेश है, आंसर याद रखिएगा। भारत में देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? अगर आपने ज्योग्राफी वाली वीडियो देखी होगी तो इसका अंतर धड़ाक से आप बताएंगे। हमारा मानक मध्याह्न रेखा बीचों बीच में आता है, मतलब 15.5 डिग्री इधर और 15.5 डिग्री इधर,
सॉरी 15 डिग्री इधर और 15 डिग्री इधर, यानी टोटल 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि 67 से लेकर के लगभग 97 तक आता है हमारा मानक विस्तार, तो यानी 30 डिग्री हमारा विस्तार है। 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। और जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूरब जाते हैं तो डेट बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, और पश्चिम जाते हैं तो टाइम घटता है, याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य जूट में का प्रमुख उत्पादक राज्य है? देखिए, जूट हो या चावल हो, इसके उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? ये भी मैंने बताया ना, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, और 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। और गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, अच्छा, आपने राजस्थान और असम का तो नाम सुन ही रखा होगा। राजस्थान और असम में कौन कौन होगा, आप एक बार ध्यान कर लीजिए। राजस्थान में है रणथंभौर, और असम में कौन सा है? असम में गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है लोकटक झील। सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है उत्तर पश्चिम पूर्वी राज्य में। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला मैंने बताया था, बंदूक के दम पर पैदा होने वाली लड़कियां कम हो गई हैं, उस जिले का नाम है मुंगेर। सहरसा में महिला साक्षरता कम है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, एक बार मैप पर गौर कर लीजिए। यहीं पर ऐसे मैप है, तो यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले गुजरात के बाद पहला है गुजरात, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गुजरात। दूसरा कौन सा है? राजस्थान, आरजे। उसके बाद कौन सा है? एमपी। उसके बाद कौन है? सीजे। उसके बाद में कौन है? जे, झारखंड। उसके बाद में कौन सा है? वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूबी। तो कितना हो गया? 2 2 4 1 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5, और एक उधर जाइएगा तो उधर पड़ेगा त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो 8 राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ध्यान रखिएगा, कह रहा है मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक बिंदु। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक बिंदु है, उसको हम केप कैमोरिन बोलते हैं, यानी कि वो कन्याकुमारी है। लेकिन अगर टोटल में दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा वो, यानी कि टोटल में सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है भारत का? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? चीन के साथ जो सीमा निर्धारित करती है वो मैकमोहन रेखा है, लेकिन रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान के साथ में है। और उस समय वो बांग्लादेश को भी बांटा था, तो बांग्लादेश वाले के साथ में आ गया था। मतलब उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है। लेकिन डुरंड रेखा की बात आएगी तो डुरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान के साथ में, जो वर्तमान में पाकिस्तान के साथ में है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा है, बता दिया मैंने आपको अभी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? देखिए, सफेद, गहरा और गहरा केसरिया रंग है, तो इसमें गहरा केसरिया रंग होगा सबसे ऊपर। पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहला महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। उप प्रधानमंत्री, पुराने जमाने में उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे जगजीवन राम, उनकी बेटी थी मीरा कुमार। इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा था। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जो बाद में भारत में 1975 ईस्वी में मिलाया गया था सिक्किम में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, ध्यान रखना है ये बात। व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ए ह्यूम, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, उन्होंने नाम रखा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर पूछते प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, जो कि महात्मा गांधी के समधी भी थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। लेकिन कल्पना चावला थी, जो कि अंतरिक्ष में गई थी और उनका निधन हो गया था। और रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की इकलौती महिला शासिका थी, इकलौती महिला शासिका, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की नातिन थी। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है कौन सी? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इंडिया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा नदी के बेसिन में इसकी स्थापना किया है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन सबसे लंबी नदी गंगा है। कितना है? 2525 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है? ये वहीं ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी ग्लेशियर? मानसरोवर से निकलती है। और कहां जाती है? गंगा में जाकर के मिल जाती है बाद में, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, या सुंदरबन डेल्टा की तरफ। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से।
बिहार का में कितने प्रमंडल है? टोटल 9 है। मैंने बिहार वाले मैप में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। बिहार वाला वीडियो देख लेंगे, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसी से बिहार का प्रश्न पूछा जाएगा, गारंटी है। और इसके बाद भी बिहार रिलेटेड भी एक मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव का सिर्फ लेकर के आऊंगा। आप जो भी वीडियो आएंगी ना, वो ऑब्जेक्टिव की आएगी, एक हिंदी की छोड़ करके और एक मॉडर्न हिस्ट्री की छोड़ करके। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में उच्च न्यायालय और सिंगल बेंच है, पटना से बाहर इसकी कोई बेंच नहीं है। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। इस साल बिहार हिंदुस्तान में 4 घटनाएं घटी थी, विवेकानंद भाग लेने गए थे। दूसरा, महात्मा गांधी उसी साल दक्षिण अफ्रीका गए थे। और तीसरा, उसी साल एनी बेसेंट भारत आई थी। बस ध्यान रखना है कि विवेकानंद ने 93 में पहली बार भाग लिया था शिकागो में, लेकिन उन्होंने एक दूसरी बार भी धर्म संसद में भाग लिया था। वो साल था 1900 ईस्वी और वो था शहर पेरिस में उन्होंने दूसरे धर्म संसद में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष एनी बेसेंट भारत आई थी? बता दिया है आपको, 93 में आई थी वो। बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? छठ है बिहार का मुख्य त्योहार। बैसाखी पंजाब का है, पूनम और ओंगल आपको बताना है। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में? मैंने कई वीडियो में डलहौजी हाउस का जिक्र किया है। हिमाचल प्रदेश में है डलहौजी हाउस। वास्को डी गामा गोवा में है, ठीक है। और कश्मीर में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, डल झील, बुलर झील कश्मीर में ही है। शिकारा वहां चलती है जिसमें बहुत आपको आनंद आएगा। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? देहरादून में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? उस समय भारत में राजा थे अकबर। उन्हीं के नाम पर, अकबर के नाम पर एलिजाबेथ ने चिट्ठी लिख करके भेजवाया अपने दूत से। लेकिन जब वो आया भारत में तब तक अकबर निकल चुका था ऊपर, तो चिट्ठी दिया उसने जहांगीर को। क्लियर है? अगला, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? वास्तुकला की बात करें, मतलब किसने सबसे अधिक भवनें बनवाई थी, वो व्यक्ति शाहजहां था। लेकिन अगर कहे कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं, तो व्यक्ति था जहांगीर, ध्यान रखिएगा। और औरंगजेब के समय में सबसे अधिक हिंदू मनसबदार उसके दरबार में हुआ करते थे। ये बहुत कट्टर था। जब ये सम्राट बना तो इसने दरबार के जितने संगीतकार थे सबको भगा दिया, कला प्रेमी सबको भगा दिया इसने। किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के बारे में कहा जाता है। जहांगीर इतना पारखी व्यक्ति था कि अगर एक चित्र में आप 4 लोगों से 4 चीज बनवाएंगे, कान बनवाएंगे, नाक बनवाएंगे, मुंह बनवाएंगे, तो उस सब का नाम बताता था कि फलाना चीज फलाने पेंटर ने की, चिलाना चीज चिलाने पेंटर में की है, चिलाना चीज फलाने ने की है। उसका बहुत पेंटिंग पे बहुत भरोसा था, मतलब बहुत पकड़ थी उसकी। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? अगला प्रश्न कि मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? ये 1175 ईस्वी में भारत पर इसने आक्रमण किया था। इसने अपने जीवन में टोटल 17 बार आक्रमण किया था। अंतिम आक्रमण इसका 1194 ईस्वी में था, लेकिन 1191 और 92 में इसने 2 युद्ध लड़े थे। 1191 में ये पृथ्वीराज चौहान से लड़े थे और पृथ्वीराज चौहान से पहली बार ये हार गया था। दूसरा 1192 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। और वहीं पर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में ग्रंथ की रचना की है जिससे महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है। उसका नाम पृथ्वीराज रासो है। मोहम्मद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण 1748 ईस्वी में किया था। हालांकि अहमद शाह पंजाब पर आक्रमण किया, हार गया, जीत नहीं पाया था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली अपने पहले नादिर शाह के साथ भारत आया था। नादिर शाह का राइट हैंड हुआ करता था। ये बड़ा तताई शासक था। जब ये भारत में आया तो इसने भारत में हड़कंप मचा दिया। 1761 ईस्वी में जब इसने आक्रमण किया 5वीं बार, तो इसने पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से उस आक्रमण को माना जाता है। 1761 ईस्वी में युद्ध लड़ा और इसमें मराठों के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें सदाशिवराव भाऊ मारा गया था अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई में। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया था कि अब भारत में कौन शासक नहीं बनेगा। यह तय नहीं किया था कि कौन बनेगा। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय भारत में 3 बड़ी बड़ी शक्तियां थी। एक बंगाल, दूसरा मुगल दरबार और तीसरा उधर मराठा। इसमें मराठा नंबर 1 थे। मुगलों पर मराठों ने अधिकार कर लिया। मुगलों की स्थिति चरमरा गई। अब बच गया बंगाल। बंगाल की तरफ से अंग्रेज आ चुके थे, तो बंगाल को अंग्रेज कब्जा चुके थे लगभग, क्योंकि 1757 की लड़ाई हो चुकी थी। तो 1757 की लड़ाई के बाद में बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य होने लग गया था, मतलब हो ही गया था परोक्ष रूप से। तो अब इन्हीं 3 में से किसी को शासक बनना था, तो बंगाल निपट ही गया और मुगल दरबार मराठों के कब्जे में आ गया। अब लग रहा था कि पूरे भारत का सम्राट मराठे बन जाएंगे, लेकिन इन्हीं मराठों को उसने अहमद शाह अब्दाली ने कूट दिया और इतना कूटा, भयंकर कूटा कि ये सारे मारे गए। लगभग इसमें 50-1,000 लोग इनके मरे सैनिक और 1.5 लाख लोग फालतू में मारे। मतलब 2 लाख लोग का नुकसान हुआ मराठों का। मराठा इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि मराठों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, कोई परिवार नहीं था जिसके घर से एक ना मरा हो। इतनी बुरी हालत हो गई थी मराठों की, मतलब मराठों को छत बिछत कर दिया। तो जब ये सूचना वहां पे पहुंचा मराठों में, महाराष्ट्र में,
तो जो पेशवा हुआ करते थे उस समय बालाजी बाजीराव, वो पागल हो गए और पागल होकर मर गए, कुछ ही दिनों में पागल होकर के मर गए। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, मुगल भी खत्म, दोनों खत्म हो गए। अब बच कौन गया? बंगाल। बंगाल पर किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने। तो अब यहाँ से कौन निकलेगा? अंग्रेज। और अंग्रेज इसी के बाद 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई लड़ेंगे और बंगाल को कब्जा में कर लेंगे। इनफैक्ट मुगलों को भी फिर हरा देंगे और दोनों को कब्जा कर लेंगे और बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर आधिपत्य जमा लेंगे और तब से भारत पर इनका शासन बढ़ जाएगा। आइए अगले सवाल देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, लेकिन संविधान जब लिखा जा रहा था उस समय 22 भाषाएं नहीं थी, उस समय 14 भाषाएं थी। बाद में इनमें बढ़ाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, लेकिन जब इसी अध्यादेश को अनुच्छेद को पलट दीजिएगा, यानी 213 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा राज्यपाल का अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है कि जिस समय संसद कार्य न कर रही हो, संसद का सदन छुट्टी में हो, तो उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं वो कोई कानून बना देते हैं, बस उसे ही अध्यादेश कहते हैं। उसको 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन कराना होता है, नहीं तो दिक्कत होती है। कुरान का पहला अध्याय क्या है? कुरान का पहला अध्याय अल फतीहा है, याद रखना है आपको। चौसा का, अच्छा ये प्रश्न इसलिए भी याद रखना है क्योंकि बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है और हो सकता है उर्दू से पूछ ले कुछ, इसलिए अल फतीहा पूछा गया है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। हुमायूं को शेरशाह ने क्या किया कि वहां पे करमनासा नदी है, एक तरफ से गंगा नदी है, तो इन नदियों के बीच में इसको उतार दिया हुमायूं को और उलझाए रखा गर्मी के दिनों में कुछ दिनों तक, कि जब तक बाढ़ ना आ जाए। ये दिमाग लगा नहीं पाया हुमायूं अफीम पीने वाला अफीमची व्यक्ति था, दिन भर गांजा और अफीम के नशे में धुत रहता था, रोज कपड़े अलग अलग पहनता था, अलग अलग रंग के। तो हुमायूं ने क्या किया, उसको समझ नहीं पाया कि शेरशाह ने कैसे फंसा लिया इसको, और वहीं पे नदी के किनारे बेल्ट में वो फंसा रहा, मतलब खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि अब शेरशाह उससे लड़ने आएगा। तब तक अचानक बाढ़ आ गई रात में। जब बाढ़ आ गई और उसी बाढ़ में शेरशाह ने हमला कर दिया। अब किसी भी तरीके से जान बचा करके वहां भागा। एक भिश्ती ने डूबते हुए हुमायूं को जान बचा करके निकाल करके भागा। बाद में उस भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का राजा बनाया था। तो यही चौसा का युद्ध था। चौसा के युद्ध के तुरंत बाद 1740 में मेरे ख्याल, सॉरी 1500 कह रहा हूं, हाँ 1540 ईस्वी में उसके बाद चौसा के बाद कन्नौज का युद्ध लड़ता है। बिलग्राम या कन्नौज उसको बोलते हैं, उसमें भी हारा जाता है। यही शेरशाह उसको धूल चढ़ा देता है। उसके बाद वो भाग जाता है पश्चिम की तरफ, अरब चला जाता है, फारस चला जाता है और वहीं जाकर के 15 साल रहता है। तब तक 5 साल में ही शेरशाह मर जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में लड़ाई लड़ी थी इसने, बाबर ने, पानीपत की प्रथम लड़ाई, और उसी लड़ाई में इब्राहिम लोदी को उसने मार गिराया था। जब इब्राहिम लोदी मर गया था, जो कि उस समय युद्ध के मैदान में मरने वाला इकलौता शासक था वो। औरंगजेब के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि सबसे अधिक हिंदू मनसबदार इसी के समय में थे। बहुत कट्टर मुसलमान था ये। जब ये राजा बना उस समय उसके पहले दक्कन का सूबेदार हुआ करता था। और अकबर 14 वर्ष की उम्र में राजा बन गया 1456 ईस्वी में। और जब राजा बना तो इसका राइट हैंड हुआ करता था खानी बाबा, उसको बोलता था क्या नाम था उसका, मैं मिस कर रहा हूँ, बताइएगा। वही खानी बाबा हुआ करता था। बाद में उसको भी उसने भगा दिया। बैरम खां हुआ करता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें एक राज्य है कौन सा? झारखंड। बता दिया आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर के IMT रेखा गुजरती है? IMT रेखा होकर गुजरने वाली एक ही राज्य है, वह मतलब एक ही राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से नीचे जब उतरती है तब वो बढ़ करके जाती है आगे। तो वो जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और IMT किस किस राज्यों में जाती है ये ध्यान रखना है। मतलब भारत का जो मानक देशांतर रेखा है वो किस किस राज्य में जाती है? एक तो यूपी में जाती है। यूपी से वो नीचे उतरने के बाद में MP में जाएगी। MP से जब नीचे उतरेगी तो वो CG में जाएगी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से जब वो नीचे उतरेगी तब वो उड़ीसा में जाएगी, OD लिख दी मैंने। और उड़ीसा से जब नीचे उतरेगी तब वो AP यानी कि आंध्र प्रदेश में जाएगी। इन्हीं राज्यों में जाती है मानक मध्याह्न रेखा पे, याद रखिएगा। और IMT का मतलब है मानक मध्याह्न रेखा है। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति से जुड़ा हुआ है? राज्य हड़प नीति से वही जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से 1857 ईस्वी क्रांति हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड रिपन के बारे में, इसको भारत का उद्धारक कहा जाता है। इसी के समय में भारत में पंचायती राज लागू हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भी कई सारे सुधारों में काम किया था। जैसा शिशुबद्ध प्रथा पर रोक लगाया था इसने, सती प्रथा पर रोक लगाया था इसने। इसी के समय में अंग्रेजी शिक्षा आई थी। इसी के समय में 1833 ईस्वी की एक्ट आया था। हैदराबाद का जुड़वा नहर कौन सा है? सिकंदराबाद है। हैदराबाद और जुड़वा सिकंदराबाद जो है वो दोनों जुड़वा नहर है। बीच में छोटे से नदी का, मतलब नदी क्या है, हाँ नदी ही मान लीजिए उसे, उसी का एक रुकावट आता है। तो ये सिकंदराबाद है। बिरयानी खाना हो तो जरूर हैदराबाद जाइए। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? वो राज्य कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। कई 6-7 राज्यों से इसकी सीमा करती है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेपा नगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है।
अगला प्रश्न, मिर्जापुर और भदोही जो है वो हथकरघा के लिए जाना जाता है। महावीर जैन की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, 93 में लागू हुआ 24 अप्रैल को, इसी दिन से हम पंचायती राज व्यवस्था मनाते हैं। ये पंचायती राज के लिए लागा जाता है। लेकिन 74वां संविधान संशोधन जो होता है ये नगर निगम के लिए होता है। इसके संविधान में अनुसूचियां और भाग दोनों बदले गए थे। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों में से किसी भी सदन में नहीं, बल्कि सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है, इसलिए उसका आंसर बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला अधिवेशन तो बंबई में हुआ था, आपको पता है। तो दूसरा अधिवेशन स्वाभाविक सी बात है कि कलकत्ता में होगा, तो कलकत्ता हुआ था दूसरा अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, जो कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ध्यान रखिएगा, पहला हुआ था बंबई में, होना था पुणे में, लेकिन हुआ था बंबई में। क्यों? क्योंकि प्लेग की बीमारी फैल गई थी। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता मजुमदार साहब ने की थी, और इसी मजुमदार साहब के समय में 3 कामें हुई थी। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। दूसरा, इसी में चंपारण से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, और उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया था चंपारण आने के लिए। 2 काम हुआ था। और तीसरा, इस समय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का चरम माना जा रहा था, और होम रूल इसी साल शुरू हुआ था। पूना समझौता 1932 में किसके मध्य हुआ था? दरअसल इसके 2 आंसर होते हैं। एक तो अपर लेवल पर अगर जाएंगे तो इसमें माना जाता है कि भाई गांधी जी की तरफ से गांधी जी के चेले थे और एक तरफ से अंबेडकर साहब थे, लेकिन सामान्य एग्जामों में इसका आंसर माना जाता है गांधी और अंबेडकर। इसलिए आपको गांधी और अंबेडकर ही मानना है, इसलिए चिंता मत कीजिए। गांधी जी ने साइन नहीं किया था, लेकिन आपको वही मारना है, क्योंकि यही उत्तर बीपीएससी मानती है अब तक। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। इसी को उठाकर के कलकत्ता फेंक दिया था डलहौजी ने। 1856 ईस्वी में मिला लिया था उसको, कुशासन का आरोप लगा करके, आउटरम जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर आधार बनाकर। महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। जनवरी के महीने में सुबह सुबह नाथुराम गोडसे आया और बिरला हाउस में गांधी जी उन दिनों रहते थे, आकर के उनको गोली मार दिया। पहले प्रणाम किया, फिर गोली मार दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो कि आखिरी भी साबित हुए, क्या नाम था? सी राजगोपालाचारी, गांधी जी के समधी थे ये। भारत में सबसे पहली तार की शुरुआत कब हुई थी? तार की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी, डलहौजी के टाइम में। इसी साल रेल भी चला था भारत में। 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने संस्था की शुरुआत की थी। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ध्यान रखना, कह रहा है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, भारत का प्रथम सत्याग्रह नहीं कह रहा है। और ऑप्शन पूछा है क्या? चंपारण, अहमदाबाद, दक्षिण अफ्रीका। कितने लोग होंगे जो चंपारण मार लिए होंगे? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। वहां पर उन्होंने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में ये आया था। 1909 में आया था मार्लियामेंटो सुधार। और पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। आखिरी सवाल पिछली बार भी यही था, जाइलम पूछा गया था, इसमें फ्लोएम पूछा गया है। जाइलम जो है वो जल लेकर के जाता है, और फ्लोएम जो है फल लेके जाता है, यानी भोजन लेकर के जाता है। तो आपको ईमानदारी से बताना है कितने आंसर आपके सही हुए। अब आपको ये बताना है एक बात और, कि जो मैं ये आपको विस्तार से बता रहा हूँ, इसके आंसर के साथ मैं ऐसा बताऊंगा सिर्फ मैं आंसर बता कर निकल जाऊं, खटखट बिना विस्तार से बताए हुए, मतलब इनके चारों ऑप्शन पे बात किए हुए मैं निकलूं, या सीधे जो इसका आंसर है, जैसे कि मैं ऐसे पढ़ दूं कि भारत में फ्लोएम का उत्तरदायी कौन होता है? भोजन का वाहन, और चुपचाप निकल जाऊं, या ऐसे करूं कि मैं इनके तीनों ऑप्शनों पर भी बात करूं। आपको कमेंट में करके बताना है। और आज ही हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी की वीडियो पूरी की पूरी दे दें, या फिर मध्यकालीन भारत की दे दें। और कोशिश है कि मेरी शाम तक आपको एक टेस्ट पेपर में एडिटोरियल या उसका दृष्टि का किसी भी तरीके से अवेलेबल कराऊं। अब आप टेस्ट दीजिए रोज रोज, वीडियो बाकी मास्टर वीडियो तो चलते रहेंगे, अब आपको टेस्ट भी देना है, वो वीडियो भी आपको देखनी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आज का दिन आपका शुभ हो।